ठीक है, तो ऑब्जेक्ट हम इस पेपर के देख चुके थे। 2 नंबर से हम शुरुआत करते हैं। तो पहला प्रश्न है कि 96 और 404 का एचसीएफ ज्ञात करो। एचसीएफ ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, इनकी गुणनखंड निकालते हैं सबसे पहले। तो 96 से शुरुआत करेंगे, इसको 2 से काटेंगे, 9 में भाग दोगे 4 बार जाएगा। अगर किसी को नहीं आता है एचसीएफ निकालना तो मैं क्लास पर प्रॉपर डिटेल बता रहा हूं, देख लो। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं सबसे छोटी संख्या काटने से, जो होती है 2। 1 का काटने कोई औचित्य नहीं होता है। 2 से भाग देंगे और 2 से भाग जाता है तो ठीक है, अगर नहीं जाता है तो फिर 3 पे आ जाते हैं, क्योंकि इसमें 2 से भाग जा रहा है तो जब तक 2 से भाग जाता रहेगा तब तक काटते रहेंगे। 2 का 9 में भाग दिया, 4 बार जाएगा, 1 शेष बचेगा, वो 1 और 6 जुड़ के 16 हो जाएंगे। 16 में 8 का भाग 2, 2 का भाग 2 कितने बार जाएगा, 8 का भाग। फिर इसके बाद आप 48 को काटोगे तो 4 में 2, 2 बार, और 8 में 4 बार। अब इतना तो आपको पहाड़ी भी याद है मांगी के, 12 दूनी 24 होता है, 6 दूनी 12 होता है, और 2 तिया 6 होता है, 3 एकम 3। ठीक है, ऐसे ही 404 की बात करेंगे। सबसे पहले हम 2 से काटेंगे तो 2, 0 का कुछ होना नहीं है, ये 4 भी 2 बार। फिर हम 2 से काटेंगे, 1 0 1। आगे 1 से काटने के लिए कोई संख्या मुझे अभी फिलहाल दिमाग में आ भी नहीं रही है, कट सकता है तो, लेकिन मुझे तो नहीं लगता, लेकिन कट भी सकता है तो हमें दिमाग नहीं लगाना। क्यों? क्योंकि एलसीएम होता तो हमें सोचना पड़ता है। हमें क्या निकालना है, एचसीएफ। हम जब इधर देखेंगे तो इससे गुणनखंड में 2 है और 3 है, तो 2 तो हमको मिल गए। अब ये 1 से 2 से कटना नहीं है, हम 3 पे आ जाते हैं। 3 से काटोगे, 3 से भी नहीं कटेगा। तो अब आप कुछ भी संख्या अगर यहाँ आ जाती है तो एचसीएफ के रूप में आपके लिए बेकार है, कोई कॉमन फैक्टर नहीं बनेगी, तो इसको 101 से काट के ऐसे ही छोड़ देते हैं। 96 के हम लिखते हैं 2 2, और 404 के लिख देते हैं हम। हमें यहाँ पे कॉमन फैक्टर क्या क्या मिल गया, एक तो ये मिल गया और एक ये मिल गए, तो एचसीएफ हो जाएगा 2 गुणा 2 बराबर 4। ठीक है, एलसीएम के लिए आपको पता ही क्या करते हैं, एलसीएम पे हम बात करेंगे नहीं। अगला सवाल है 148 को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त करो। तो 148 लिखा, फिर से चाहे आपको अभाज्य गुणनखंड निकालना है, चाहे आपको एलसीएम निकालना है, चाहे आपको एचसीएफ निकालना है, अल्टीमेटली शुरुआत कहां से करनी पड़ेगी, फैक्टर से, गुणनखंड ज्ञात करने से। तो शुरुआत करते हैं 2 से, ये 7 बार, ये 4 बार। ठीक है, फिर 2 से काटेंगे, 2 तिया 6 और 7। ठीक है, अब 37 किसी से कटेगा, बताओ 37 किससे कटेगा? तो ये फर्दर अब किसी से कटना नहीं है, तो 37 किससे कटेगा, 1 बार, और इसके अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे 148 बराबर 2 गुणा 2 गुणा 37, यानी कि 2 की घात 2 और 37। ठीक है, जो संख्या बार बार आए उतनी घातों के रूप में लिख देंगे और ये अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे। आया है अंक गणित का आधारभूत प्रमेय लिखिए। ये बताने उत्तर है नहीं, आप लोगों को याद है ना? चलिए अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। इस प्रश्न को आप थोड़ा अच्छे से देख लीजिए, उससे पहले आप मेरी एक बात समझिए। मैंने यहाँ एक संख्या लिखी 17, कितनी लिखी है, 17, और एक मैंने लिखी है 18। ठीक, 2 परिभाषा होती है, एक भाज्य संख्या और एक अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या वह संख्या होती है जो सिर्फ 1 से कटती है, खुद से कटती है, इसके अलावा किसी से नहीं कटती है। और भाज्य संख्या वो संख्या होती है जो 1 और खुद के अलावा किसी और संख्या से भी कट जाए। ये 1 से भी कटेगा, ये 18 से भी कटेगा, ये 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 6 से कटेगा, 9 से कटेगा। ठीक है, और वो 17 की अगर आप बात करोगे, 17 केवल 1 से कटेगा और 17 से कटेगा। तो इसको हम अभाज्य बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? और इसको हम बोलेंगे भाज्य, क्योंकि ये 2 9 6 3 18 और 1, तो ये क्या हो गया, भाज्य। लेकिन भाज्य होने की जो सबसे छोटी शर्त है वो ये शर्त है कि ये संख्या एक बार किसी से कट जाए।
कहने का मतलब ये मैंने फिर से लिखा, जैसे 26 लिखा, ये 1 से कटेगा, 26 से कटेगा। अब अगर किसी तीसरी संख्या से नहीं कट रहा तो ये अभाज्य है। इसके अलावा अगर ये किसी भी संख्या से कट जाए एक बार केवल, तो ये कैसा है, भाज्य। ये नहीं देखना कितनी से कट रहा है, हालांकि ये 13 से भी कटेगा, ये 2 से भी कटेगा। मैंने देखा 2 से कट गया तो ये क्या है, भाज्य है, यानी कि। और अगर मैं अच्छा कहना चाहूं तो मैं अगर किसी संख्या को, किसी भी संख्या को अगर गुणनखंड के रूप में लिख सकूं, यानी गुणा के रूप में लिख सकूं, और वो गुणा ऐसे हो जो ना तो वो संख्या हो और ना एक हो, अगर ऐसे गुणनखंड हमें मिल रहे हैं तो वो संख्या क्या कहलाएगी, भाज्य। 15 को हम 3 गुणा 5 लिख सकते हैं। देखो ना तो इसमें 1 का यूज हुआ है और ना ही इसमें 15 का यूज हुआ है, तो ये कैसी संख्या है, भाज्य संख्या। इस सवाल को हम इसी थ्योरी पे हल करने वाले हैं, ठीक है। देखो कैसे, चलो 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 1 लिखा हुआ है, हम यहां से 13 को कॉमन लेते हैं। जैसे हमने यहां से 13 को कॉमन लिया, बचेगा 7 गुणा 11 गुणा 1 प्लस 1, है ना। 13 7 11 में करो 77, उसका एक में एक जोड़ दो कितना हो जाएगा, इसको आप 13 गुणा 78 लिख सकते हो या नहीं। अगर आप 13 गुणा 78 लिख रहे हैं तो यह भाज्य संख्या होगी या नहीं होगी, जो गुणा होकर निकलेगी, क्योंकि ना तो इसमें 1 का यूज हुआ है ना उस संख्या का यूज हुआ है, ठीक है। तो ये संख्या इसका गुणा होकर जो भी संख्या बनेगी वो कैसी होगी, भाज्य संख्या होगी। बिल्कुल, आप यहां लिख देंगे कि 7 गुणा 13 11 गुणा 13 प्लस 13 एक भाज्य संख्या है, क्योंकि इसके दो गुणनखंड 13,78 है, ठीक है। आप अब देखो ऐसे लिखा हुआ 13,78, मैं कहा इससे 13 से भाग दोगे 13 एकम 13 78 बचेगा, 78 से भाग दोगे तो 78 कट जाएगा, 13 बचेगा। और अगर आप इनके अलावा की 2 से 4 से जिससे काटना चाहो काट सकते हो, तो 78 आपको पता है 2 से भी कट जाएगा। सेम कंडीशन यहां बनेगी। यहां मतलब इस सवाल में आपको क्या करना है, प्लस के बाद जो संख्या लिखी है ना उस संख्या को कॉमन ले लेना है। हमने यहां पे 5 कॉमन लिया, फिर से 7 6 5 की जगह 1 बचेगा, 4 3 2 1 प्लस 1। और इसमें भी आप 42 गुणा 4 दिया 12 दूनी 24 और 24, एक मिनट, अरे ये बात तो यही आता है ना, इसको फिर से कर देता हूं। 5 कॉमन लिया है हमने, 7 6 ये आ जाएगा 1008 प्लस 3, यानी 5 गुणा 3009। आप इस संख्या 5 से भाग दे सकते हो और आप इस संख्या में 1009 से भी भाग दे सकते हो, यानी कि आपको एक के अलावा कम से कम एक गुणनखंड तो मिल ही गया है। तो ये संख्या भी कैसी है, भाज्य संख्या है। आप इसके में लिख सकते हो कि ये संख्या भाज्य संख्या है, क्योंकि हमें इसके दो गुणनखंड प्राप्त हैं। दोनों कॉमन पूछे गए, आप कॉमन लिख सकते हो कि उपरोक्त दोनों संख्याएं भाज्य संख्याएं हैं, क्योंकि दोनों संख्याओं के गुणनखंड हो सकते हैं। और जिस संख्या गुणनखंड हो सकता है, आप इनडायरेक्टली कहना चाह रहे हो उसमें उस संख्या का भाग लग जाएगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पे बात करते हैं। इसमें तो कुछ सोच रही नहीं है, कई बार चर्चा हो चुकी है कि ये ग्राफ जो बना हुआ है, ये इसको जितने बार टच करे या काटे वही शून्यकों की संख्या होगी, ठीक है। जितने बार टच करे या काटे वही शून्यकों की संख्या होगी। इसमें आप देख सकते हो 1 2 और 3 बार काट रहे, शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 3। क्लास का जो अच्छा बच्चा है, जो एवरेज है, वो 3 लिख के भी आ जाएगा, ठीक है। एग्जाम में अच्छा होगा 2 नंबर देगा, थोड़ा मूडी होगा हो सकता है 1 दे दे, लेकिन जो क्लास का अच्छा बच्चा है इतना एक्सपेक्ट कर सकते हैं मुझसे कि वो लिखेगा कि चूंकि पी ऑफ एक्स का ग्राफ एक्स अक्ष को 3 बार काट रहा है, स्पर्श कर रहा है, जो भी आपको सब सवाल में आए है ना। तो पी ऑफ एक्स का ग्राफ एक्स अक्ष को 3 बार काट रहा है, इसलिए इसके शून्यकों की संख्या 3 होगी। चलिए
अगले सवाल की हम बात कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10। वैसे आप लोगों को एक चीज समझ में आ रही होगी कि अभी तक एक भी सवाल ऐसा नहीं आया 4 या 5 सवालों में कि आपको कोई नया सवाल हो। सारे किए हुए बार बार कर रहे हैं, वही सवाल है। क्या करते हैं कि 10 का गुणा यहां करेंगे, एक के साथ माइनस 10 होगा तो 3 कैसे मिलेगा, घटा के, और 10 के ऐसे गुणनखंड जिनको घटा के 3 मिलेगा होंगे 5 दूनी 10, 5 माइनस 2 3। तो एक्स स्क्वायर माइनस इस सवाल का 5 माइनस पूरा ही साफ हो जाएगा, है ना, नहीं हुआ, चलो एक्स स्क्वायर माइनस का इधर से गुणा करेंगे एक्स का उधर से, तो माइनस 5x प्लस 2x माइनस 10, यहाँ x कॉमन लोगे तो x माइनस 5, x माइनस 5 फिर से लिखा। इस पद की इस पद की तुलना कर लेते हैं, दोनों प्लस के हैं तो प्लस बाहर आएगा, एक प्लस का एक माइनस का, कोई भी होता, कोई भी प्लस का होता कोई माइनस का होता तो यहाँ क्या आया था, माइनस। उसके बाद x यहाँ x और यहाँ कितना है 2x है, तो उसी दो को यहाँ पर बाहर लिख देते हैं। ये बचेगा x माइनस 5 और x प्लस 2। अब आप लिखेंगे बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 का मान शून्य होगा यदि, कब होगा, जब x माइनस 5 बराबर 0, x बराबर 5 और x प्लस 2 बराबर 0, तो x बराबर माइनस। ठीक है, डन। कोई ऐसे समझ में ना आया, ठीक है। हाँ, अगर कोई नया सवाल ऐसा आ जाता है जो आपको लगता है कि पहली बार आया है, आपके पास नोट्स में उपलब्ध नहीं है या कहीं नहीं है, तो आप नोट भी कर सकते हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं, वीडियो से तो आप कर ही सकते हैं बाद में। अगर किसी के पास मोबाइल उपलब्ध नहीं है तो मुझे टोक देना, मैं यहाँ पॉज कर दूंगा, आप यहाँ से नोट कर लेना, ठीक है। 4u स्क्वायर प्लस 8u के शून्य ज्ञात कीजिए। तो 4u स्क्वायर प्लस 8u, देखो 4 तो कॉमन है ही, साथ में u भी कॉमन दिख रहा है आपको, तो 4 से 4 गया, एक बचा, u का u में u बचेगा, 4 का 8 भाग दोगे 2 बचेगा, u का भाग लगाओगे कुछ भी नहीं बचेगा, चूंकि ये बहुपद है। तो अभी जो लाइन पिछले सवाल में लिखी हुई फिर से लिखेंगे कि बहुपद 4u स्क्वायर प्लस 8u का मान शून्य होगा यदि, कब, जब एक बार 4u बराबर 0 तो u बराबर 0, और एक बार u प्लस 2 बराबर 0 तो u बराबर माइनस 2। यहां पे अगर ये बहुपद की बजाय आपको सीधा समीकरण दे दिया होता, बराबर 0 लगा होता, तो आपको यहाँ पे वो लाइन नहीं लिखनी पड़ती जो हमने आपको भी बोली, आप सीधा लिखते, क्योंकि तो यहां भी 0 चलता पहले से ही, और यहां भी 0 चलता तो डायरेक्ट ही आ जाते, ठीक है। और चूंकि बहुपद दिया था तो आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पे कि क्या, कि बहुपद 4u स्क्वायर प्लस 8u का मान शून्य होगा यदि। चलिए, इसके बाद एक बेटा बहुपद ज्ञात कीजिए, इसके शून्यकों का योगफल और गुणनफल आपको दिया है, कुछ भी नहीं करना है, लिखेंगे योगफल, मैं पूरा नहीं लिख रहा हूं, आपको पता है लिखा जाएगा शून्यकों का योगफल, कई बार कर चुके हैं, कितना, -1/4। योगफल क्या होता है, -b/a, -1/4, माइनस से माइनस गया, b बराबर 1 और a बराबर 4। ऐसे हम यहाँ पे गुणनफल कर देते हैं, पूरी लाइन है कि शून्यकों का गुणनफल बराबर कितना दिया, 1/4, जो होता है c/a, 1/4, c बराबर 1 और a बराबर 4। दोनों तरफ a का मान सेम है, हमको कुछ भी नहीं करना, अगर अलग अलग होता तो अंश से हर में हम गुणा करते, आपको पता है ना। तो फाइनल वैल्यू क्या मिलेगी हमें, a बराबर 4, b बराबर 1 और c बराबर 1। तब बहुपद क्या होगा, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, 4x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 1। एक अन्य बहुपद, यहाँ पे आपको ये भी लाइन याद है कि एक अन्य बहुपद जो इस शर्त को संतुष्ट करेगा वो होगा कि 4x स्क्वायर प्लस 8x प्लस, ठीक है।
तो अगला प्रश्न हम हल करने जा रहे हैं। अगला प्रश्न लिखा हुआ है निम्नलिखित रैखिक समीकरण को हल कीजिए। आपकी मर्जी, आपको अच्छा लगे विलोपन से करिए, आपको अच्छा लगे विस्थापन से करिए। तो लेकिन मैं ये मानता हूं अगर आपको कोई सवाल ऐसे मिल जाते हैं जो संख्याएं छोटी हैं या फिर उनमें कोई भी एक या तो एक्स वाला पार्ट या वाई वाला पार्ट बराबर है तो आप उसमें विलोपन लगाएंगे। हम यही विलोपन लगाएंगे और जैसे ही विलोपन लगाएंगे तो नीचे वाला एक्स प्लस का है माइनस का हो जाएगा, ये बाई प्लस का हो जाएगा, 8 का हो जाएगा माइनस का, ये कट जाने हैं, ये दोनों प्लस के हो जाएंगे, 3 बाई हो जाएगा, 8 में से 8 गया 0, बाई बराबर क्या आ गया 0। और इस बाई बराबर 0 को आप इस समीकरण में रख दोगे तो x माइनस 0 बराबर 8, तो x बराबर 8। देखिए 3 लाइनें सवाल सॉल्व हो गया। ठीक है, चलिए अब अगले सवाल की ओर चलते हैं। A1, A2, B1, B2, C1, C2 तुलना कर ज्ञात कीजिए कि रैखिक समीकरण युग्म 2x माइनस संगत है या असंगत है। आप लोग जब कॉपी में हल करेंगे तो क्या करेंगे, सबसे पहले ये वाली समीकरण लिखेंगे और इसके नीचे लिखेंगे A1x, सॉरी एक काम तो किया ही नहीं कि इसमें जो C वाला पद है वो बराबर के उस तरफ इसको पक्षांतर करके इधर लेके आएंगे। ये बन जाएगा 2x माइनस 3y माइनस 8 बराबर, अब लिखेंगे A1x B1y प्लस C1 बराबर 0, A1 बराबर 2, B1 बराबर माइनस 3 और C1 बराबर माइनस 8। यहां भी वही काम करना पड़ेगा। 4x माइनस 6y माइनस 9 बराबर 0, A2x B2y C2 बराबर 0, A2 बराबर 4, B2 बराबर माइनस 6 और C2 बराबर माइनस 9। अब हम निकालेंगे A1 बटे A2, तो A1 बटे A2 क्या होगा, A1 का मान क्या है 2, A2 का मान 4, कितना आया 1 बटे 2। इसके बाद B1 बटे B2 माइनस 3 और माइनस 6 यानी कि 1 बटे 2। C1 C2 माइनस का 8 माइनस का 9 यानी कि 8 बटे 9। देखो A1 बटे A2 और B1 बटे B2 तो बराबर हैं, लेकिन इन दोनों के बराबर C1 बटे C2 नहीं है। तो हमारी समीकरण बनेगी क्या, A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 बराबर नहीं C1 बटे C2। और जैसे ये समीकरण बनती है तो ये समीकरण किसकी है, समांतर रेखा है, और समांतर रेखाओं का कोई हल नहीं होता, और ना ये संगत होती है ना ये आश्रित होती है, तो ये कैसी हो जाएंगी असंगत। ठीक है, चला गया, चला जाने दो। आपको जब देखना हो तो आप थोड़ा सा वीडियो पीछे करके देख लेना तो आपको पूरा मिल जाएगा, है ना। आ तो गया, ठीक है, तो ये कैसी हो जाएंगी असंगत, है ना। आप प्रॉपर इसी वे में सवाल को हल करेंगे। बाकी हाँ, अभी मैंने इधर उधर कहीं भी कुछ भी लिख दिया है, आपको जो हमने यूनिट पढ़ाई थी प्रॉपर बताया है कि पहले आप ये समीकरण लेके ये काम करेंगे, फिर उसके बाद ये समीकरण उठा के ये वाला काम करेंगे, उसके बाद आप A1 बटे A2 निकालेंगे और उसके नीचे फिर तुलना करेंगे, और तुलना के बाद नीचे फिर आप लिखेंगे कि संगत है असंगत है, क्या है क्या नहीं है। ठीक है, अब अगला प्रश्न आपका AP का 10वां पद ज्ञात कीजिए। प्रॉपर कि भाई AP से A बराबर कितना है 2, B बराबर कितना है 5। हम प्रॉपर कर रहे हैं, जब हमने इसको ऑब्जेक्टिव में किया था तब डायरेक्ट कर दिया था, और A 10 हमको ज्ञात करना है। हम लिखेंगे AN बराबर A प्लस N माइनस 1 इंटू D। तो A 10 बराबर A प्लस 10 माइनस 1 D, A प्लस 9 D, है ना। हमने वहां यहां से शुरुआत करी थी, ठीक है, सीधा लिखते थे।
अब मान रख देंगे ए का मान 2 और बी का मान 5, 47। ठीक है, 10वां पद क्या आ जाएगा? 47। फिर लिखा हुआ 21, 18, 15 का कौन सा पद -81 है? यानी कि आपको क्या दिया है? ए एन दिया है। यहां लिखोगे आप ए बराबर 21, बी बराबर 18 -21 यानी कि -3 और ए एन बराबर -81। तो एन बराबर आपको याद करना है। यहाँ पे फॉर्मूला लगाओगे ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस एन इंटू डी। -81 बराबर ए का मान कितना है? 21 प्लस एन -1 और डी का मान कितना है? -3। यहाँ पे थोड़ी सरल अप्रोच लगाएंगे, या -3 का गुणा अंदर करने मत बैठ जाना, मैं जरूरत भी नहीं। देखो क्या करते हैं, सबसे पहले 21 को हटा देते हैं यहाँ से, तो -81 -21 बराबर n-1 इंटू -3। जब कोई भी चीज गुणा में होती है तो बराबर किस तरह भेजोगे तो कैसे आ जाती है? भाग में। अब हो जाएगा -81 -21, इनको तो खत्म ही कर देते हैं, दोनों जुड़ जाएंगे 2। ठीक है, और वहां भी -3 आप भाग वाला ले आए, बराबर n-1 बचेगा। निगेटिव से निगेटिव गया, 3 से इसको काटोगे, एक तो आपका 3 त्रिका 9, एक बचा 12, 3 चौको 12। तो ये आ गया n-1 बराबर 34। पक्षांतर कर दिया n बराबर 1। ठीक है, यहाँ पे आप कंफ्यूज मत होना। अगर आप चाहो तो -3 का अंदर गुणा करके फिर भी आप हल कर सकते हो। ठीक है।